हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में एक नई यूनिट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी, नई यूनिट जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो थोड़ा सा बच्चों पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में आपको बता देता हूं। 12th NCERT, आपकी जो 12th NCERT की बुक है उसमें बच्चों चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं इन बायोटेक यूनिट। ठीक है, देखो बच्चों, चैप्टर नंबर जो 11 है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। चैप्टर नंबर 11 में अपने को डिस्कस करने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके वेरियस फील्ड्स में, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड हो या मेडिसिन का फील्ड हो, मेडिकल फील्ड मान लो, उसमें अपन ने क्या क्या एप्लीकेशंस एक्वायर किए हैं, कौन कौन से यूजेबल प्रोडक्ट हैं इकोनॉमिक प्रोडक्ट है जो बायोटेक की हेल्प से अपन ने मैन्युफैक्चर किए, कौन कौन सी सर्विसेज है, इन जिन सब की वजह से बच्चों ह्यूमन बीइंग्स का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है, उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या चीजें बनाई गई, ये सारा अपने को पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 में। तो चैप्टर नंबर 11 टोटली बेस्ड है, वो हमको बच्चों बायोटेक का इंट्रोडक्शन समझाता है। ठीक है, बायोटेक के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब चीजें डिटेल से पढ़नी है चैप्टर नंबर 11 में। और चैप्टर नंबर 12 में डिटेल से अपने को पढ़ने एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक। ठीक है, अप्रॉक्स 4 to 6 क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में इस यूनिट में से कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अप्रोक्स 4 to 6 क्वेश्चन नीट के पेपर में बच्चों हर साल इस यूनिट में से पूछे जाते हैं। इंटरेस्टिंग यूनिट है, छोटी सी यूनिट है, लेकिन नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चों अच्छा स्कोर यहां से किया जा सकता है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ओके, देखो बच्चों, चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। ठीक है, तो देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। देखो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक न्यूली इमर्ज्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, न्यूली इमर्ज्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी, जिसका
ह्यूज लेवल पर, एक लार्ज लेवल पर जो स्टडी है वो ऐसे मान लो लास्ट 3 to 4 डिकेड्स में, लास्ट 3 to 4 डिकेड्स में ही इस बायोटेक वाले एस्पेक्ट को ज्यादा स्टडी किया गया। तो एक न्यूली इंपॉर्टेंट ब्रांच अपन इसको मान सकते हैं बायोटेक की, जिसका ह्यूज लेवल पर, लार्ज लेवल पर स्टडी लास्ट 3 to 4 डिकेड्स में ही किया गया है। लेकिन इससे बच्चों अपने को मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं लगाना है कि बायोटेक कोई नई चीज है। देखो बच्चों, सिंपल सा है, अगर इसका मीनिंग अपन देखें, बायोटेक्नोलॉजी, 2 टर्म अपन यहां पर मान सकते हैं। एक तो है बच्चों बायो और दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी। बायो लिविंग, टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। लिविंग बीइंग्स के साथ साथ किसका यूज करना है? टेक्निक्स का यूज करना है। किस लिए? फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अल्टीमेट जो एम है, अल्टीमेट एम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो क्या है बच्चों? ह्यूमन वेलफेयर है। ह्यूमन बीइंग्स का फायदा होना चाहिए, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, ये अल्टीमेट एम है बायोटेक्नोलॉजी का। तो सिंपली बच्चों अपन मीनिंग क्या समझ सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी। भाई बायोलॉजी में अपन जानते हैं लिविंग बीइंग्स का स्टडी करते हैं, तो लिविंग्स के साथ साथ आप टेक्नोलॉजी का यूज कर लो। किस काम के लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वेरियस प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए और सर्विसेज के लिए बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज, और उनके पीछे बच्चों अल्टीमेट एम क्या छिपा हुआ है? ह्यूमन वेलफेयर। ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना, ऐसी सर्विसेज लेना जिनकी वजह से ह्यूमन का वेलफेयर हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो। बच्चों यही बायोटेक्नोलॉजी का अल्टीमेट एम है। क्लियर? अब मैं आपको क्या बता रहा था कि लिविंग बीइंग्स का यूज लेना, ये बच्चों कोई न्यू एस्पेक्ट नहीं है। अगर अपन बात करें कर्ड फॉर्मेशन, ब्रेड फॉर्मेशन, अल्कोहलिक बेवरेज फॉर्मेशन, चीज फॉर्मेशन, ठीक है, कर्ड, ब्रेड, विनेगर, चीज, ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेज, इन सब का प्रोडक्शन किया जाता है थ्रू फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की हेल्प से फर्मेंटेशन करवाकर ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट, अल्कोहलिक बेवरेज, विनेगर, ये सब चीजें बच्चों लास्ट कई सेंचुरीज से तैयार की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि सब माइक्रोब्स का या लिविंग बीइंग्स का तो वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए यूज पहले से भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन नई चीज क्या है? अगर अपन बात करें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और एक लिमिटेड व्यू में देखा जाए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को, तो बच्चों मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है किनका? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किन के लिए? ये दोनों काम, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज।
इनको एक्वायर करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। अब बच्चों, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? एनी ऑर्गेनिज्म विच इज कैरी फॉरेन जीन, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फॉरेन जीन को, एलियन जीन को, ठीक है, एक्सटर्नल डीएनए सेगमेंट को कैरी करे, वो ही ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चों? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है। तो वेरियस टाइप के वैक्सीन्स के फॉर्मेशन के लिए, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज किया जा रहा है। और अगर अपन देखें जीन थेरेपी, जीन थेरेपी है वेरियस डिजीज के डायग्नोस के लिए, डिजीज के डायग्नोस के लिए, ठीक है, वेरियस प्रोडक्ट लाइक ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो इन सब में अगर मॉडर्न व्यू के हिसाब से अपन देखें तो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का एक लार्ज लेवल पर यूज हो रहा है, जिनकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स का लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो रहा है। अब एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, अभी जैसे मान लो डायबिटीज है। अब डायबिटीज डिजीज की अगर अपन बात करें तो बच्चों डायबिटीज डिजीज में डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, किसकी डेफिशिएंसी होती है? इंसुलिन हार्मोन की, जिसकी वजह से बच्चों शुगर लेवल मेंटेन नहीं रह पाता। इन डायबिटीज डिजीज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन अकर, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन शुगर लेवल नॉट मेंटेन, ठीक है। अब ट्रीटमेंट कैसे किया जाता था? तो नॉन ह्यूमन सोर्सेज एनिमल्स लाइक शीप, नॉन ह्यूमन सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता था इंसुलिन, और बच्चों उस इंसुलिन को इंजेक्ट करवाया जाता था ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है डायबिटीज के ट्रीटमेंट का। लेकिन बच्चों नॉन ह्यूमन सोर्सेज से जो इंसुलिन इंजेक्ट करवाया जाता था ह्यूमन की बॉडी में, एक तो लेस इफेक्टिव, वो इफेक्टिव कम होता था। दूसरा, नॉन ह्यूमन सोर्स की प्रोटीन, अपन जानते हैं इंसुलिन हार्मोन इज ए प्रोटीनियस हार्मोन, तो नॉन ह्यूमन सोर्स की प्रोटीन है, उसकी वजह से बच्चे एलर्जी भी वो कोज करता था। अब उसका क्या सॉल्यूशन निकाला गया? भाई अपन जानते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए और ए पर्टिकुलर जीन रेस्पॉन्सिबल, और इंसुलिन हार्मोन प्रोटीनियस नेचर का है। तो इंसुलिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन था, डीएनए सेगमेंट था, उसको बच्चों सिंथेसाइज करवाया गया, और उसको सिंथेसाइज करवाकर उसको प्लाज्मिड वेक्टर के साथ बाइंड अप किया गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, और फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया होस्ट इकोलाई में। तो इकोलाई बच्चों किसके जीन को कैरी कर रहा है? ह्यूमन बीइंग्स के जीन को कैरी कर रहा है जो इंसुलिन बनाता है। तो वो इकोलाई क्या हो जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब हो जाएगा। अब जो जीन अपनी बॉडी में इंसुलिन फॉर्मेशन करता था, वो ही जीन इकोलाई की सेल में किसका फॉर्मेशन कर रहा है? इंसुलिन का। तो रिकवरी की जा रही है इकोलाई सेल से इंसुलिन की, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, और उसके बाद बच्चों वो ह्यूमन यूज के लिए मार्केट में अवेलेबल। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों माइक्रोब्स की एक्टिविटी से, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और आपने सुना होगा बच्चों जैसे बीटी कॉटन है। अब बीटी कॉटन जो है एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अपन मान सकते हैं। पेस्ट आप जानते हो बच्चों, हार्मफुल इंसेक्ट या जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी क्रॉप के लिए, उनको अपन बोलते हैं पेस्ट। और पेस्ट के कंट्रोल के लिए अपन क्या करते हैं? पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे इकोनॉमिक लॉस होगा। पेस्टिसाइड जो है वो नॉन टारगेट इंसेक्ट को भी किल करेंगे, सॉइल वाटर एयर का पोल्यूशन भी होगा, और जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वेजिटेबल, फ्रूट, सीड, कुछ भी हो, उनके साथ साथ वो हार्मफुल
केमिकल जो होते हैं, पेस्टिसाइड वो होते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट भी हो जाएंगे। अब अगर प्लांट को ही पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया जाए तो बच्चों फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता? तो देखो क्या किया गया, ध्यान से समझना। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन क्या है बच्चों? अपन मान सकते हैं पेस्ट, जो क्या है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन है। पेस्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन है। अब यहां पर बीटी से मतलब क्या है? यहां पर बीटी बच्चों एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया बच्चों प्रोड्यूस करता है क्या? एंडोटॉक्सिन। ऐसे मान लो टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करता है, और वो एंडोटॉक्सिन जो है वो कैसी नेचर की है? प्रोटीनियस नेचर की। अब बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया जो टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, इसके लिए बच्चों जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो जीन कौन सी है? क्राइजीन। ठीक है, इस क्राइजीन को ही इंसर्ट करवा दिया किसमें? कॉटन के प्लांट में, और उसी कॉटन को बच्चों क्या नाम दिया गया? बीटी कॉटन। अब कोई भी जो इंसेक्ट है वो इस बीटी कॉटन के प्लांट पार्ट्स को, लीफ वगैरह को मान लो जैसे ईट करेगा, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या पहुंच जाएगा? ये एंडोटॉक्सिन पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से उस इंसेक्ट के लार्वा की डेथ हो जाए। तो प्लांट ही क्या बन गया? इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया। तो ऐसे बच्चों हंड्रेड्स थाउजेंड्स एप्लीकेशन है जो ह्यूमन बीइंग्स ने बायोटेक से प्राप्त किए हैं, जिनकी वजह से बच्चों ह्यूमन का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है, बेनिफिशियल है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो अल्टीमेट एम यही है कि आप ऐसे यूजफुल, अभी जैसे मान लो बच्चों कोविड-19 का दौर चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस आ गया जैसे अपने वर्ल्ड के अंदर, तो अब कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाए गए। तो बच्चों वो वैक्सीन्स किसकी वजह से बने? बायोटेक की वजह से नहीं। अभी जैसे अपन 50-60 ईयर्स एगो की अपन बात करें, बहुत सारी ऐसे लीथल डिजीज होती थी जो डायग्नोस ही नहीं हो पाती थी, नहीं? तो डिजीज को डायग्नोस करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, प्रॉपर हॉस्पिटल सर्विसेज अवेलेबल है। ये बच्चों सब किससे पॉसिबल हुआ है? बायोटेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ है। तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। अब बच्चों प्रॉपरली अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि बायोटेक को अपन डिफाइन कैसे करें। देखो बच्चों, डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ध्यान देंगे, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ techniques using living microorganism, mostly bacteria, plant or एनिमल सेल और दियर कंपोनेंट और
enzymes from organism to produce products and services useful to human beings। ठीक है, डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक्स यूजिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें किसका यूज किया जाता है? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्टली बैक्टीरिया। इसके अलावा प्लांट और एनिमल सेल, दियर कंपोनेंट और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। किसके लिए? फॉर प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। बायोटेक्नोलॉजी में उन सारी टेक्निक्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, जिनकी हेल्प से माइक्रोब्स, मोस्टली बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर प्लांट, यूनिसेलुलर एनिमल, ठीक है, उनके कंपोनेंट, उनसे एंजाइम्स की हेल्प से वेरियस प्रोडक्ट्स बनाए जाएं और वेरियस सर्विसेज ली जाएं जो कि यूजफुल हो, बेनिफिशियल हो, किनके लिए? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो ये बच्चों एक कॉमन सी डेफिनेशन हो जाएगी किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की। अब जैसे मान लो 12th वाले बच्चे हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि राइट द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो इजीली आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। लेकिन ध्यान देना बच्चों, अकॉर्डिंग टू EFB, अगर क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा हुआ हो राइट द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू EFB, तब बच्चों आपको ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है। तो सबसे पहले तो ये समझो व्हाट इज EFB है। EFB बच्चों एब्रीवेटेड फॉर्म है। अगर इसकी फुल फॉर्म अपन देखें तो बच्चों यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज EFB? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बच्चों यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है और EFB की डेफिनेशन कवर्स बोथ व्यू, दोनों व्यू को कवर करती है। कौन कौन से? एक तो ट्रेडिशनल व्यू और एक बच्चों मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू EFB कवर्स बोथ व्यू, ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक, दोनों व्यू कवर करती है बच्चों। अब EFB के अकॉर्डिंग बायोटेक की डेफिनेशन क्या होगी? तो ध्यान देंगे, बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेटेड, देखो इंटीग्रेटेड है ना, मिला जुला। बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंस। इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंस इन ऑर्डर टू अचीव टेक्नोलॉजिकल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ द
कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स कल्चर्ड टिश्यू और सेल्स एंड पार्ट्स दियर ऑफ। तो देखो बच्चों, दोनों चीजें आ गई भाई। अपन जानते हैं बायोटेक में लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। अब लिविंग बीइंग्स का यूज तो एक तरीके से क्या हो गया, ट्रेडिशनल व्यू हो गया। लेकिन मॉडर्न चीज उसमें क्या अप्लाई की, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग साइंस। तो दोनों चीजें आ गई। बायोटेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटेड यूज है, मिला जुला यूज है किसका, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंस का, इन ऑर्डर टू अचीव टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। क्या प्राप्त करने के लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की कैपेबिलिटीज से, कल्चर टिश्यू और सेल्स एंड पार्ट्स दियर ऑफ, और इनके पार्ट्स से। तो कल्चर टिश्यू और सेल्स, माइक्रोब्स या इनके पार्ट से इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन लिए जाएं। किसका यूज करते हुए, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, मॉडर्न इंजीनियरिंग साइंस, इन सब का यूज करते। इस तरीके की डेफिनेशन दी गई है बच्चों किसके द्वारा, ईएफबी के द्वारा। तो क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए बायोटेक की, ईएफबी लिखा हुआ नहीं है, कोई सी भी लिख सकते हो, लेकिन जब फिक्स कर दे कि राइट द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू ईएफबी, तब बच्चों आपको ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है, ये वाली ही डेफिनेशन लिखनी है। ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब जैसा कि बच्चों अपने इस चैप्टर का टाइटल दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, तो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिन पर बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिन पर काम करती है, उन प्रिंसिपल्स की बात अपन करते हैं। देखो बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो बच्चों, 2 मेन प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी के। फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड सेकंड इज केमिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट है बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकंड है बच्चों केमिकल इंजीनियरिंग। अब देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग से मतलब क्या लगाना है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूडेड टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स इंक्लूड की जाती है जिनमें मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल, मैनिपुलेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल लाइक डीएनए और आरएनए। तो
तो बच्चों ऐसी टेक्निक्स इंक्लूड की जाती है जिनके थ्रू क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए की केमिकल नेचर में क्या कर देते हैं, मैनिपुलेशन। आफ्टर मैनिपुलेशन ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। आफ्टर मैनिपुलेशन जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको बच्चों किस में ट्रांसफर कर देते हैं, होस्ट सेल में। उसकी वजह से क्या होता है, फिनोटाइप ऑफ होस्ट सेल बिकम चेंज, जिसकी वजह से बच्चों होस्ट सेल का फिनोटाइप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब मैंने आपको बताया भी था ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन में जीन बच्चों किनकी थी, ह्यूमन बीइंग्स की, और उसमें मैनिपुलेशन करके ट्रांसफर किसमें किया, इकोलाई में। अब क्या नेचुरल जो इकोलाई है, नॉर्मल जो इकोलाई है, उनमें बच्चों इंसुलिन प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है क्या, ऐसा कैरेक्टर प्रेजेंट होता है क्या, लेकिन नहीं। और जब हमने डीएनए में मैनिपुलेशन करके उसको इकोलाई में ट्रांसफर कर दिया तो इकोलाई में कैपेबिलिटीज आ गई किसकी, ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने की। इट मींस वो इकोलाई क्या माना जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई माना जाएगा। ठीक है, उस इकोलाई का फिनोटाइप चेंज हो गया, वो एक्स्ट्रा जीन को कैरी कर रही है, उसका फिनोटाइप चेंज हो चुका है। तो बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग में वे सभी टेक्निक्स इंक्लूड करते हैं जिनके थ्रू जेनेटिक मटेरियल की केमिकल नेचर में मैनिपुलेशन करके होस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे उसका फिनोटाइप चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ये कहा जाता है बच्चों पॉल बर्ग। अच्छी तरह से याद कर लेना, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको कहा जाता है बच्चों, पॉल बर्ग को। और इन्होंने क्या किया था, ध्यान से समझेंगे। लैम्ब्डा फाज के डीएनए को या लैम्ब्डा फाज को यूज लिया एज ए वेक्टर, प्लस डिजायर जीन ऑफ SV40 सिमियन वायरस। लैम्ब्डा फाज का यूज किया एज ए वेक्टर और डिजायर जीन ऑफ SV40 सिमियन वायरस, इन दोनों को बाइंड अप करके बच्चों क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बनाया बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर इनटू होस्ट इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो ये काम सबसे पहले बच्चों पॉल बर्ग ने किया था। इसलिए हु इज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको कहा जाता है, पॉल बर्ग को। अगर आपसे पूछ लिया जाए बायोटेक्नोलॉजी टर्म, ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म गिवन बाय कार्ल इरेकी। साइंटिस्ट कौन सा था बच्चों, कार्ल इरेकी। तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म कार्ल इरेकी ने दी थी और फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ये कहा जाता है पॉल बर्ग को। तो बच्चों एक मेन प्रिंसिपल जो है वो बायोटेक का ये हो गया कि साहब जेनेटिक मटेरियल की केमिकल नेचर में मैनिपुलेशन करो, आफ्टर मैनिपुलेशन मैनिपुलेटेड जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर्ड इनटू सुटेबल होस्ट, सो फिनोटाइप ऑफ होस्ट बिकम चेंज्ड। उसका फिनोटाइप क्या हो जाता है, चेंज। अब इस कंप्लीट प्रोसेस के ड्यूरिंग डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना, उसमें मैनिपुलेशन करना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, फिर उसको होस्ट में ट्रांसफर करना, ड्यूरिंग कंप्लीट प्रोसेस
स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वो काम बच्चों किसके थ्रू करते हैं? केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू करते। तो देखो केमिकल इंजीनियरिंग क्या करते हैं इसके थ्रू? मेंटेन स्टेराइल कंडीशंस। बच्चों स्टेराइल कंडीशन से क्या मतलब लगाना है? ओनली डिजायरेबल सेल्स ही ग्रो करनी चाहिए, अनवांटेड कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अभी जैसे मान लो हमको इकोलाई की सेल से कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, इकोलाई की सेल्स को अपन कल्चर करवा रहे हैं, कल्चर मीडियम में ग्रो करवा रहे हैं, तो हमको ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी ओनली इकोलाई सेल ही ग्रो करे, कोई भी अनडिजायरेबल माइक्रोब्स ग्रो नहीं करना चाहिए। वो किससे पॉसिबल है? जब आप स्टेराइल कंडीशन मेंटेन रखो, किसके थ्रू? केमिकल इंजीनियरिंग। इन दिस प्रिंसिपल techniques included for maintain microbial contamination free sterile condition। बच्चों केमिकल इंजीनियरिंग वाले प्रिंसिपल में उन सभी टेक्निक्स को इंक्लूड किया जाता है जिनके थ्रू मेंटेन माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री स्टेराइल कंडीशंस। क्यों? अब ऐसा करने से क्या होगा? सो ओनली डिजायरेबल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स ग्रो। ओनली डिजायरेबल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स ही ग्रो करनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट फॉर्मेशन एट ए लार्ज स्केल एंड प्योर फॉर्म। भाई अगर अपन माइक्रोब्स कंटामिनेशन फ्री स्टेराइल कंडीशंस बना देते हैं तो ओनली डिजायरेबल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल ही ग्रो कर पाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो बच्चों लार्ज स्केल पर प्योर फॉर्म में मिलेगा। चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो कोई हार्मोन हो, विटामिन हो, कुछ भी हो, वो बच्चों लार्ज स्केल पर और प्योर फॉर्म में अपने को तब ही अवेलेबल हो सकता है जब हम माइक्रोब्स कंटामिनेशन फ्री स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करके रखें। और ये बच्चों किससे पॉसिबल होता है? केमिकल इंजीनियरिंग से पॉसिबल होता है। तो ये टू बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जिनकी वजह से हम लिविंग माइक्रोब्स या अदर ऑर्गेनिज्म की सेल्स का, उनके कंपोनेंट्स का, उनके एंजाइम्स का यूज करते हुए यूजेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? अब जो चीज अपने को डिटेल से पढ़नी है वो है बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो बच्चों इधर ध्यान देंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग कह दो या रिकॉम्बिनेंट डीएनए
टेक्नोलॉजी और आरडीटी, ये बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एब्रीवेटेड शॉर्ट फॉर्म है आरडीटी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी होती क्या है? तो देखो बच्चों, इट इज ए काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी in which manipulation of genetic material occurs by human in vitro। देखो बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग को बायोटेक्नोलॉजी का एक टाइप माना जा सकता है जिसमें मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को इंक्लूड किया जाता है, और यह काम बच्चों ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा किया जाता है इन विट्रो कंडीशंस में। इन विट्रो का मीनिंग आप समझ जाओगे, आउटसाइड ऑफ बॉडी, आउटसाइड ऑफ सेल्स, बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंक्लूड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक का एक टाइप मान सकते हैं जिसमें बच्चों जेनेटिक मटेरियल में मैनिपुलेशन किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा इन विट्रो कंडीशंस में। क्लियर? तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो जाएगा बायोटेक का और बायोटेक के प्रिंसिपल्स का। अब बच्चों आगे अपनी बुक में कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया गया, ठीक है, किसने बनाया था, वो पूरा दिया हुआ है। उसके बाद बच्चों फिर अपना चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा भाई, जैसा चैप्टर में दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो प्रिंसिपल तो अपन ने पढ़ ही लिए, उसके फर्दर अपन स्टडी करेंगे प्रोसेस। तो पहले अपन स्टडी करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, पूरे प्रोसेस को अप्लाई किया जाए उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, पहले बच्चों उनका स्टडी करेंगे, और वो स्टडी कंप्लीट होने के बाद वेरियस स्टेप्स पढ़ेंगे अपन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, ये सब स्टडी बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।